दोस्तों साल 1972 में अपोलो 16 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट चार्ली ड्यूक के द्वारा चांद की सरफेस पर एक फैमिली फोटो छोड़ दी गई थी। ऐसे ही एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर गोल्फ बॉल, ह्यूमन वेस्ट और यूजलेस इंस्ट्रूमेंट्स को भी छोड़ दिया था। लेकिन अगर हम उस फैमिली फोटो की बात करें तो क्या फ्यूचर में मून पे जाने वाला कोई एस्ट्रोनॉट उस फैमिली फोटो को देख पाएगा? जिसका आंसर है नहीं, क्योंकि दोस्तों सन की अल्ट्रावायलेट रेस के कांटेक्ट में आने पर फोटोज नीली पड़ जाती है और मून तो हमेशा इन रेस की चपेट में रहता है, इसीलिए वो फोटो फ्यूचर में देखने लायक नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर कोई चांद पर सबसे पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब लेकर चला जाए? क्या उससे मून को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? ऐसा देखकर लगता है कि चांद साइज में अर्थ से बहुत छोटा है और अगर इंसानों के द्वारा बनाए गए सभी एटॉमिक बॉम्ब से चांद को उड़ा दिया जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोस्तों मून को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसानों के द्वारा बनाए अब तक के सबसे पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब सार बॉम्ब जैसे कम से कम 600 बिलियन सार बॉम्ब्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर एटॉमिक बॉम्ब से मून को उड़ा भी दिया गया तो भी इससे मून को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी मून को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगी और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मून पर सिर्फ क्रैक्स ही आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम हाइपोथेटिकली सोचते तो क्या होगा अगर सच में हमारा चांद डिस्ट्रॉय हो जाए या गायब हो जाए? इसके क्या इफेक्ट अर्थ में देखने को मिलेंगे? क्या अर्थ की लिविंग स्पीशीज मून के बिना सरवाइव कर पाएगी या फिर ह्यूमंस और बाकी लिविंग स्पीशीज का नामो निशान मिट जाएगा? आइए समझते हैं मून के बिना धरती पर कैसे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अपनी स्पेस रिसर्च के दौरान अमेरिका ने 1950s में चांद पर बहुत सारे लूनार मिशन को अंजाम दिया था। इन सभी मिशंस में एक अजीब मिशन भी था, मून को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाना। जी हाँ, दरअसल यूएस एयरफोर्स साल 1958 में एक टॉप सीक्रेट मिशन A119 पर काम कर रहा था, जिसमें वो लोग चांद की सतह पर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़कर लूनार क्रेटर यानी मून की सतह पर बारीकी से रिसर्च करना चाहते थे। हालांकि इस मिशन को कभी कैरी नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब से मून को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है, चाहे बॉम्ब को मून के कोर में क्यों ना फोड़ा जाए। साइंटिस्टों के द्वारा एक ऐसा एस्टिमेट दिया जाता है कि अगर मून को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाना ही है तो इसके लिए अब तक के सबसे पावरफुल सार बॉम्ब जैसे कम से कम 600 बिलियन बॉम्ब्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए मून को आर्टिफिशियली डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों मून का हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट और मून के सभी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि मून एक्चुअल में है क्या और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्या मून हमेशा से एग्जिस्ट करता था या ये अर्थ के बनने के बाद फॉर्म हुआ? वैसे अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट के पास मून के फॉर्मेशन के कई थियरी मौजूद है, जैसे कैप्चर थियरी, जिसमें ऐसा माना जाता है कि मून कोई ऐसा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट था जो स्पेस में घूमते हुए अर्थ के नजदीक आया होगा और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे कैप्चर कर लिया। इसके अलावा दूसरी थियरी है को फॉर्मेशन थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग अर्थ और मून दोनों का फॉर्मेशन एक साथ हुआ था। अगली थियरी की बात करें तो वो है फिशन थियरी, जिसमें ऐसा माना जाता है कि मून कुछ और नहीं बल्कि अर्थ का ही एक हिस्सा था जो टूटकर चांद बन गया होगा। लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट और रिसर्चर इन सभी थियरी से ज्यादा रेलेवेंट आज जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस थियरी को मानते हैं। दरअसल साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तब एक प्लैनेट थिया हुआ करता था जो आज के मार्स जितना बड़ा हुआ करता था। हमारे सोलर सिस्टम के बनने के 100 मिलियन साल बाद इस प्लैनेट का टकराव अर्थ के साथ होता है, जिसकी वजह से दोनों प्लैनेट्स का कोर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाता है। इस भयानक टकराव की वजह से अर्थ का एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है, जिससे मून का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों इस टक्कर के बाद थिया प्लैनेट में मौजूद ज्यादातर एलिमेंट्स और मिनरल्स अर्थ में मिल गए थे, इसीलिए मून पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स सेम अर्थ में भी मौजूद होते हैं, क्योंकि मून भी अर्थ से टूटकर ही बना है। दोस्तों अर्थ में लाइफ का बनना और पॉसिबल होना मून की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि आज हम अर्थ में जो लाइफ देखते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स या बाकी लिविंग स्पीशीज हो, सभी के सभी मून पर ही को डिपेंडेंट हैं। क्योंकि मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के साथ टाइडल लॉक है, जिसका बहुत बड़ा असर अर्थ पर पड़ता है।
जैसे जब मून अर्थ के सबसे करीब होता है तब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वाटर बॉडीज में हाई टाइड देखने को मिलता है और वही मून के दूर होने पर लो टाइड फॉर्म होते हैं। दोस्तों, इन हाई और लो टाइड का असर ओशंस में रहने वाले जीवों पर भी पड़ता है, क्योंकि इन टाइड्स की वजह से समुद्र में ओशन करंट्स फॉर्म होते हैं जो ओशन के सरफेस के वाटर को नीचे बॉटम तक लेकर जाते हैं। इसमें ये होता है कि ओशंस के ऊपर की वाटर सरफेस में फ्रेश ऑक्सीजन लगातार एक्सचेंज होती रहती है और टाइड्स की वजह से बनने वाले ये करंट्स फ्रेश ऑक्सीजनेटेड वाटर को ओशन की निचली सतह तक लेकर जाते हैं, जिसके कारण वहां रहने वाले जीवों को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड होती रहती है और समुद्र में सभी जीव सरवाइव कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर मून नहीं होगा तो मून का ग्रेविटेशनल पुल भी खत्म हो जाएगा और ओशंस में टाइड्स फॉर्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से ओशन लाइफ पूरी तरह से खत्म हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही मून के डिस्ट्रॉय होने से मून का ग्रेविटेशनल पुल जिसने अर्थ को पकड़ के रखा है वो भी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ का 23.5 डिग्रीज का एक्सियल टिल्ट बिगड़ जाएगा, जिसके बाद अर्थ किसी भी डायरेक्शन में लुढ़क सकती है। और अगर ऐसा होता है तो अर्थ में होने वाले सीजनल चेंजेस पर भी असर पड़ेगा। धरती पर कई जगहों पर एकदम जला देने वाली गर्मी होगी तो कहीं जमा देने वाली ठंड, और ये मौसम पल पल बदलते रहेंगे। कहीं पर भी एक जैसा मौसम देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो जाएगी और इंसान भूखमरी से मारे जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा चांद हमारी रोटेशनल स्पीड को भी मेंटेन करता है और इसके बिना तो हमारी अर्थ अपने एक्सिस में तेजी से घूमने लगेगी और ये रोटेशनल स्पीड 4 गुना तेज होगी, जिसकी वजह से अर्थ पर वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी जैसे डिजास्टर तेज हो जाएंगे। इसके अलावा तेजी से घूमने की वजह से अर्थ में बहने वाली हवाओं की रफ्तार भी तेज हो जाएंगी, जो भयानक तूफानों को जन्म देंगी। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो ऐसे में इन तूफानों की वजह से भारत के कोस्टल एरिया जैसे मुंबई, गुजरात, गोवा जैसे रीजन्स पानी में डूब जाएंगे। और ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि जब अर्थ का एक्सियल टिल्ट बिगड़ जाएगा तब अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल सन के साइड फेस हो सकता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारी बर्फ पिघल सकती है जो पूरी धरती को डुबा सकती है, जिसके बाद स्पेस से देखने पर हमारी अर्थ एक नीले गेंद जैसी दिखेगी। दोस्तों, इसके अलावा मून के ना होने से अगर अर्थ की स्पीड बढ़ती है तो इसका असर हमारे दिन और रात पर भी पड़ेगा, क्योंकि तेजी से घूमने की वजह से अर्थ में एक दिन सिर्फ 6 घंटों का हो जाएगा। यानी कि जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने में 24 घंटे लेती थी, वहीं अब सिर्फ 6 घंटे में अपना रोटेशन पूरा कर लेगी। यानी कि एक हफ्ते में ही 1 महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 3 मंथ्स में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दिन और रात में हुए इन चेंजेस की वजह से हमें एक नया कैलेंडर डेवलप करना पड़े। मून के डिस्ट्रॉय होने के बाद अर्थ की कंडीशन को दूसरे नजरिए से देखें तो अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता है तो एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स की स्पीशीज अपने आप को उस वक्त की कंडीशन के हिसाब से इवॉल्व कर लेंगे। तब हम ह्यूमंस बाहर मौसम खराब होने की वजह से जमीन के अंदर कॉलोनीज बनाकर रहने लगेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम ह्यूमंस मून के बिना ऐसे सरवाइव कर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।